अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें जो है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें करनी है। क्वेश्चन कहता है रॉड्रिगेज लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट मंथ। और आपके पास बजटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बजटेड इंफॉर्मेशन में बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स प्रोडक्ट एक्स के 5,000 हैं, प्रोडक्ट वाई के 7,000 यूनिट्स हैं। कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, फिक्स्ड ओवरहेड्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है बोथ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड विद अ 20% मार्कअप ऑन मार्जिनल कॉस्ट। अब जब सवाल आपसे ये कह दे कि 20% मार्कअप ऑन मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम है। और 20% मार्कअप ऑन मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट बनेगी हम उसमें 20% ऐड करेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस आएगी। फिर लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर इज पेड एट अ रेट ऑफ $4.60 पर आवर। ए पार्ट कहता है कैलकुलेट फॉर ईच प्रोडक्ट यूनिट कंट्रीब्यूशन इन डॉलर्स। यानी कि मुझे जो है ना वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसकी वर्किंग करता हूँ। हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट है एक्स और दूसरा प्रोडक्ट है वाई। मैं इन दोनों की यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ। सबसे पहला काम जो मैं कर सकता हूँ वो इन प्रोडक्ट्स की वेरिएबल कॉस्ट जो है ना उसको टोटल कर लेता हूँ। और मैं पर यूनिट काम कर रहा हूँ, तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना इन दोनों प्रोडक्ट्स की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है उसका टोटल कर लेता हूँ। अब जब मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का टोटल करूंगा तो इसमें मटेरियल है, लेबर है और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है उनको मैं अभी अकाउंट फॉर नहीं करूंगा। तो मेरे पास जो मटेरियल है वो 12.50, 18.40 लेबर है और 9.10 जो है वो एक्स का वेरिएबल ओवरहेड है। वाई की बात करते हैं तो 10.75 आपके पास मटेरियल की कॉस्ट है, 27.60 लेबर की कॉस्ट है और 6.65 आपकी वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो सिंपली मुझे इन वैल्यूज को ऐड करना होगा। अब अगर मैं x की बात करता हूँ तो 40 आंसर आता है और y की बात करता हूँ तो 45 आंसर आता है। ठीक है जी। ये हमने सबसे पहले क्या किया, हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो x और y की कैलकुलेट कर ली। इसलिए कैलकुलेट कर ली क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू चाहिए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है या हमें सेलिंग प्राइस चाहिए होती है, इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, अब देखो उसने ये लिखा है बोथ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, दोनों प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है विद अ 20% मार्क अप ऑन मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि इन प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, कैसे बेचा जाता है, किस सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है, जो इनकी मार्जिनल कॉस्ट बनती है उसमें 20% ऐड कर दो, इतने पर बेचा जाता है। अच्छा, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना इसी का दूसरा नाम मार्जिनल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है इसी का दूसरा नाम मार्जिनल कॉस्ट है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट हमने कैलकुलेट करी है। ठीक है। इसके बाद हमें ये बात भी पता होनी चाहिए, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सेलिंग प्राइस में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आती है। सेलिंग प्राइस में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सवाल की अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल लें, सेलिंग प्राइस चले निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे आएगी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कुछ इस तरह से आ जाएगी। क्या आपके पास जो ऊपर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है इसको आप 1.20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1.20 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हमें अगर किसी चीज को 20% से इंक्रीज करना होता है तो हम उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से अगर किसी चीज को 10% से इंक्रीज करना हो तो हम उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी चीज को 50% से इंक्रीज करना होता है तो हम उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो क्योंकि इसने लिखा मार्क। हुआ है कि जो सेलिंग प्राइस होगी वो कैसे आएगी, सेलिंग प्राइस होगी ना वो इस तरह से आएगी कि आप 20% मार्कअप करोगे, 20% इंक्रीज करोगे, किसको, मार्जिनल कॉस्ट को। तो हम क्या करेंगे, हम इस 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से। अच्छा, आप ये भी कर सकते थे 40 + 40 का 20%, 40 + 40 का 20%। अगर हम 40 + 40 का 20% करते तो भी सेम आंसर आता। अगर हम 40 को डायरेक्ट 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी सेम आंसर आएगा। तो ये आ रहा है 48। और इसी तरह से ये जो 45 है इसको भी हम 1.20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 54। अब हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ सकती है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर दूं तो मेरी कंट्रीब्यूशन आ जाती है। तो मैं सेलिंग प्राइस यानी कि 48 में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी कि 40 को यहाँ पर माइनस करता हूँ। लाइकवाइज यहाँ पर मैं 54 में से 45 को माइनस करता हूँ तो ये 9 बनता है। यह आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। मुझे ज़रा कंफर्म कर दो इधर तक कोई मसला है। नहीं। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। सही है, जिसमें उसने हमसे ये पूछा था कि यूनिट कंट्रीब्यूशन इन डॉलर्स ढूंढो, यानी कि एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगी वो ढूंढो। अच्छा, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब वो बोलते हैं टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू मीट बजटेड प्रोडक्शन ढूंढो। यानी कि जो आपकी बजटेड प्रोडक्शन है उसके लिए टोटल जो डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए होंगे या टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स की जितनी ज़रूरत है वो बताओ। अगेन हमारे पास वही दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है एक्स, दूसरा है वाई। मैं एक्स और वाई लिख देता हूँ, एक्स और वाई इस तरह से लिख देता हूँ। अच्छा, बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, बजटेड प्रोडक्शन हमें क्वेश्चन में 5,000 और 7,000 यूनिट्स दी हुई है। ठीक है, बजटेड प्रोडक्शन हमें क्वेश्चन में 5,000 और 7,000 यूनिट्स दी हुई है। उसके बाद लेबर से रेलेवेंट क्या चीज दी हुई है, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। अगर मैं लेबर की कॉस्ट पर यूनिट की बात करता हूं तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट पर, एक्स के एक यूनिट पर लेबर का खर्चा होता है 18.40 और वाई के एक यूनिट पर लेबर का खर्चा होता है 27.60। ठीक है, ये भी हमें सवाल में दिया हुआ है। अच्छा, और एक चीज यहां पे लिखी हुई है, डायरेक्ट लेबर इज पेड एट अ रेट ऑफ $4.60 पर आवर। डायरेक्ट लेबर इज पेड एट अ रेट ऑफ $4.60 पर आवर। यानी कि मुझे जो है ना वो लेबर लेबर कॉस्ट पर आवर भी दी हुई है। लेबर कॉस्ट पर आवर जो है वो 4.60, दोनों केसेस में 4.60 है। ठीक है, लेबर कॉस्ट पर आवर दी हुई है। अब देखिए जरा, आपको ये बताया हुआ है कि लेबर एक घंटे के कितने पैसे लेता है, लेबर एक घंटे के 4.6 रुपीज लेता है। लेबर एक घंटे के 4.6 रुपीज लेता है। एक्स के जितने भी यूनिट्स हैं हर एक यूनिट पर 18.40 के लेबर का खर्चा आता है। अब ये खर्चा आया कैसे होगा, नंबर ऑफ आवर्स को मल्टीप्लाई किया होगा आपने आर्ली रेट से। तो अगर मुझे आवर्स ढूंढने हो, अगर मुझे आवर्स लेबर आवर्स पर यूनिट ढूंढने हो, लेबर आवर्स पर यूनिट कैसे ढूंढूंगा, लेबर आवर्स पर यूनिट ढूंढने के लिए टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय आर्ली कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट को अगर मैं टोटल लेबर की जो कॉस्ट है, लेबर की जो टोटल कॉस्ट है उसको अगर मैं आर्ली कॉस्ट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास लेबर आवर्स पर यूनिट आ जाएंगे। जिस तरह से अगर एक्स की बात करता हूं, एक्स बनाने के लिए 18.40 का टोटल लेबर लगता है, एक्स बनाने के लिए 18.40 का टोटल लेबर लगता है और एक घंटे के लेबर को 4.60 पे करना है। एक घंटे के 4.60 पे करने हैं तो मैं 18.40 को 4.60 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। अगर मैं ऐसा करता हूं तो एक्स का एक यूनिट कितने घंटे में बनता है, 4। अच्छा, वाई के लिए क्या करेंगे, ये टोटल लेबर की कॉस्ट है 27.60, टोटल लेबर की कॉस्ट है, लेबर की एक घंटे की कॉस्ट 4.60 है। तो अगर मैं 27.60 को 4.60 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वाई के एक यूनिट पर लेबर का खर्चा है 6।
अब हम टोटल लेबर आवर्स निकाल सकते हैं। टोटल लेबर आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं कि एक्स के 5,000 यूनिट्स बनाने हैं। एक्स के 5,000 यूनिट्स बनाने हैं, हर यूनिट पर लेबर के 4 घंटे लगते हैं। अगर 5,000 यूनिट्स बनाने हैं और हर यूनिट पर 4 घंटे लगते हैं तो टोटल एक्स के लिए 20,000 आवर्स। वाई के 7,000 यूनिट्स हैं, वाई के 7,000 यूनिट्स हैं और हर यूनिट के लिए 6 घंटे लगते हैं। हर यूनिट के लिए 6 घंटे लगते हैं, तो 7,000 यूनिट्स के लिए 6 घंटे के हिसाब से टोटल 42,000 आवर्स। और अगर मैं कंपनी के टोटल आवर्स बता दूं, कंपनी के टोटल आवर्स बता दूं, यानी कि यहाँ पर एक ग्रैंड टोटल का भी मैं हेडिंग डाल दूं और मैं कंपनी के टोटल आवर्स बता दूं कि कंपनी में लेबर के टोटल टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, या अगर बजटेड प्रोडक्शन पूरी करनी है। बजटेड प्रोडक्शन का मतलब यह है कि जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने का आपने सोचा है, अगर मुझे वो पूरे करने हैं तो मुझे 62,000 आवर्स की जरूरत है। मुझे 62,000 आवर्स की जरूरत है। 20,000 घंटे एक्स, 42,000 आवर्स वाई के लिए, टोटल 62,000 अगर आवर्स होंगे तो मेरी 100% पूरी की पूरी मुकम्मल प्रोडक्शन बन सकती है। इसमें कोई मसला है इस पार्ट में? नहीं। नहीं है। नहीं। चलो और आगे चलते हैं। अब अगले पार्ट में क्या बोला हुआ है? अगले पार्ट में बोला हुआ है द बिजनेस ओनली हैज अ टोटल ऑफ 59,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल। यानी कि हमें एक्स और वाई जो बनाने हैं उसके लिए 62,000 आवर्स चाहिए, मगर मेरे पास 59,000 आवर्स अवेलेबल हैं, इससे ज्यादा आवर्स अवेलेबल नहीं है। जब ऐसा होता है ना तो मैं अपनी बजटेड प्रोडक्शन पूरी की पूरी 100% नहीं कर पाता। मेरे पास यहाँ पर लेबर आवर्स जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। अगर मैं यूं बोलूं टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल, टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल जो है वो कितने हैं? 59,000 है। ठीक है, जो अवेलेबल है, मुझे 59,000 लेबर आवर्स जो है वो अवेलेबल है। और टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, जरूरत कितनों की है? 62,000 की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक शॉर्ट फॉल है। इसका मतलब ये हो गया कि एक शॉर्ट फॉल है। शॉर्ट फॉल का मतलब ये है कि कमी है, यानी कि कमी की वजह से आप अपनी प्रोडक्शन को 100% नहीं कर पाओगे। और वो कमी कितनी है? 62,000 आवर्स की ज़रूरत है और 59,000 आवर्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब मैं 5,000 यूनिट्स एक्स के और 7,000 यूनिट्स वाई के नहीं बना पाऊंगा, इसलिए क्योंकि जितने घंटे चाहिए मेरे पास उससे कम घंटे अवेलेबल हैं। तो 3,000 घंटों का मेरा एक शॉर्ट फॉल है और ये शॉर्ट फॉल की वजह से मैं अपनी प्रोडक्शन 100% कंप्लीट नहीं कर सकूंगा। अब आगे लिखते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल। जो लेबर आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो लेबर आवर्स आपके पास मौजूद हैं, यानी कि 59,000 आवर्स, इसको इस्तेमाल करते हुए आप हमें ये बताओ कि कंपनी सबसे ज्यादा कितना प्रॉफिट कमा सकती है। अगर कोई रिसोर्स लिमिटेड होती है तो उसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। और अगर एक सवाल में एक ही लिमिटिंग फैक्टर हो तो हम उसके लिए रैंकिंग वाला तरीका अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ पर हम अपनी लिमिटेड रिसोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल में किसी और रिसोर्स के बारे में नहीं लिखा कि वो लिमिटेड है। अब हमें करना क्या होगा, हमें एक टेबल बनाना होगा। अगेन मैं प्रोडक्ट एक्स लिखूंगा, वाई लिखूंगा। ठीक है, एक्स और वाई की हेडिंग डाली। सबसे पहले हम लिख लेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक्स का एक यूनिट कितनी कंट्रीब्यूशन कमा कर देता है? एक्स का यूनिट 8। मुझे 8 रुपए की कंट्रीब्यूशन कमा कर देता है। वाई का एक यूनिट कितनी कंट्रीब्यूशन कमा कर देता है? 9 रुपए की कंट्रीब्यूशन कमा कर देता है। और फिर जो लिमिटेड रिसोर्स होगी वो कितनी कंज्यूम हो रही है एक्स या वाई को के एक यूनिट को बनाने के लिए, ये देखा जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा लेबर आवर्स पर यूनिट। एक्स के एक यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स चाहिए? एक्स के एक यूनिट को बनाने के लिए 4 लेबर आवर्स चाहिए। एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए 4 लेबर आवर्स चाहिए। वाई का एक यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स चाहिए? वाई के एक यूनिट बनाने के लिए 6 लेबर आवर्स चाहिए। वाई के एक यूनिट बनाने के लिए 6 लेबर आवर्स चाहिए। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग
फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को जो भी हमारी लिमिटेड रिसोर्स है उसके जो आर्स हैं या केजीज हैं उससे डिवाइड किया जाता है। हम देखिए रहे कि एक्स का एक यूनिट 8 रुपए की कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन उसको बनाने के लिए मजदूरों के या लेबर के 4 घंटों की जरूरत है। तो हम ये देख रहे हैं कि हर 1 घंटा जो हम एक्स को बनाने के लिए लगाएंगे उससे हमें कितनी कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रही है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि 8 रुपए डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स पर यूनिट यानी कि 4। तो हम यहाँ पर आएंगे 2 पर, और इस जगह पर 9 रुपए कमाने के लिए 6 घंटे लगाने पड़ रहे हैं यानी कि 1.5। देखिए ये 2 रुपए बता क्या रहा है, ये 2 रुपए हमें ये बता रहा है कि अगर मजदूरों का 1 घंटा एक्स बनाने के लिए लगाऊंगा तो 2 रुपए वो कमा कर देंगे। अगर मजदूरों का 1 घंटा वाई बनाने के लिए लगाऊंगा तो वो 1.5 रुपया कमा कर देंगे। मजदूर मेरे लिए लिमिटिंग फैक्टर है तो मुझे उनको देख देख कर इस्तेमाल करना है। लिहाजा मैं सबसे पहले मजदूरों को कहाँ इस्तेमाल करूंगा, मैं सबसे पहले मजदूरों को एक्स के लिए इस्तेमाल करूंगा और फिर मैं उनको वाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। जहां पर उनसे आने वाला रिटर्न जो मुझे हासिल हो रहा है वो ज्यादा होगा, मैं मजदूरों को वहां पर इस्तेमाल करूंगा। यानी कि रैंकिंग कैसे होगी, जिस जिस स्पेसिफिक चीज का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा हो, जिस जगह पर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा हो सबसे पहले आप रिसोर्स को वहां पर इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जहां पर आपका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा होगा उसको फर्स्ट रैंकिंग दोगे और उसके बाद वाले प्रोडक्ट को सेकंड रैंकिंग दोगे, क्योंकि यहां पर आपके लेबर आवर्स का बेस्ट इस्तेमाल हो रहा है। हर 1 घंटा जो लेबर यहाँ लगाएगा उससे वो 2 रुपए कमा कर देगा। यहाँ पर इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा, हर 1 घंटा जो लेबर लगाएगा वो सिर्फ 1.5 रुपए कमा कर दे रहा होगा। तो यहाँ पर लेबर का लगाना जो है वो ज्यादा बेहतर है, इसकी रैंकिंग फर्स्ट है और इसकी रैंकिंग होगी सेकंड। अब जब हम ये रैंकिंग कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई किस तरह से प्रोडक्शन करनी है। टोटल आवर्स अवेलेबल, टोटल आवर्स अवेलेबल देखते हैं। अच्छा यहां तक कोई मसला है तो मुझे बताओ। नहीं। रैंकिंग रैंकिंग तक कोई मसला नहीं है ना। अच्छा टोटल आवर्स अवेलेबल, टोटल कितने घंटे हमारे पास है, टोटल हमारे पास 59,000 आवर्स हैं जिनको हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है। 59,000 लेबर आवर्स हमारे पास मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, जिनको मुझे अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो मैंने 59,000 लिख दिया। अब रैंकिंग के हिसाब से सबसे पहले एक्स बनाऊंगा, रैंकिंग के हिसाब से सबसे पहले एक्स बनाऊंगा। एक्स के कितने यूनिट्स मैक्सिमम बना सकता हूँ, 5,000। एक्स के मैक्सिमम कितने यूनिट्स बना सकता हूँ, 5,000। एक यूनिट पे कितने लेबर के घंटे लगते हैं, 4 घंटे। तो अगर मैं एक्स के 5,000 यूनिट्स बनाता हूँ और हर यूनिट पर 4 घंटे लगते हैं, अगर मैं एक्स के 5,000 यूनिट्स बनाता हूँ और हर यूनिट पर 4 घंटे लगते हैं तो 20,000 घंटे यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है, 59,000 आवर्स अवेलेबल थे। रैंकिंग के हिसाब से पहले एक्स बनाऊंगा तो मेरे पास 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए 20,000 घंटे चाहिए। अब रिमेनिंग आवर्स कितने होंगे, रिमेनिंग आवर्स 39,000 आवर्स बच गए, अभी भी 39,000 आवर्स बच गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वाई बनाऊंगा। अच्छा वाई कितने बना सकता हूँ, 39,000 आवर्स अवेलेबल है, 39,000 आवर्स में कितने वाई बन सकते हैं, 39,000 आवर्स में कितने वाई बन सकते हैं। 39,000 आवर्स में जो वाई के यूनिट्स बन सकते हैं ना वो आप कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि 39,000 आवर्स है और वाई का एक यूनिट 6 घंटे में बनता है। ठीक है, तो आपके पास 39,000 डिवाइडेड बाई 6, 39,000 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि ये 6,500 यूनिट्स वाई के बन सकते हैं। वाई के 6,500 यूनिट्स बनेंगे और 6,500 यूनिट्स पर पूरे के पूरे 39,000 आवर्स जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे। मैं एक बार दोबारा से इस चीज़ को रिपीट भी कर देता हूँ, मैं एक बार दोबारा से इस चीज़ को रिपीट भी कर देता हूँ कि किस तरह से मैंने ये वर्किंग करी। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिए आपके पास टोटल 59,000 आवर्स अवेलेबल थे जो आपने इस्तेमाल करने थे। एज पर रैंकिंग एक्स की रैंकिंग ज़्यादा है, पहले आप एक्स बनाओगे। एक्स के 5,000 यूनिट्स मैक्सिमम बन सकते हैं, एक यूनिट 4 घंटे में बनेगा तो 5,000 यूनिट्स 20,000 घंटे ले जाएंगे। अब बच गए 39,000 आवर्स। 39,000 आवर्स में आप वाई बनाओगे, वाई का एक यूनिट 6 घंटे में बनता है तो 39,000 आवर्स में 6,500 यूनिट्स बन पाएंगे। ये हमने यूनिट्स की कैलकुलेट करी है, कैलकुलेशन करी है, लेकिन उसने हमसे सिर्फ यूनिट्स नहीं पूछे थे,
उसमें जो पूछा था कैलकुलेट दी मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अचीव फ्रॉम दी टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल, यानी कि आप मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट कर कर बताओ। तो उसके लिए अब हमें एक कंट्रीब्यूशन की वर्किंग करनी होगी, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन किस तरह से आएगी भाई, एक्स के मैं 5,000 यूनिट्स बना सकता हूँ, एक्स के मैं 5,000 यूनिट्स बना सकता हूँ। हर यूनिट से कितनी कंट्रीब्यूशन आती है, एक्स के हर यूनिट से 8 रुपए की कंट्रीब्यूशन आती है, एक्स के हर यूनिट से 8 रुपए की कंट्रीब्यूशन आती है। तो जब मैं 5,000 यूनिट्स एक्स के बनाकर बेचूंगा और हर यूनिट 8 रुपए की कंट्रीब्यूशन देगा, तो 5,000 इंटू 8 एक्स से आने वाली कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। और एज पर ऊपर वाला टेबल वाई के 6,500 यूनिट्स बनाकर बेच सकता हूँ, वाई के 6,500 यूनिट्स बनाकर बेच सकता हूँ। और एक यूनिट कितनी कंट्रीब्यूशन देता है, एक यूनिट 9 रुपए की कंट्रीब्यूशन देता है। अगर एक यूनिट 9 रुपए की कंट्रीब्यूशन देता है, तो अब मैं अगर ये चेक करूं कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हुई, तो 5,000 यूनिट्स बिकेंगे 8 रुपए के हिसाब से, वो कमा कर देंगे। 6,500 यूनिट जो बिकेंगे वो मुझे 9 रुपए के हिसाब से कमा कर देंगे। ये कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है। 98,500 जो है वो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ रही है। मैंने ये देख लिया कि जो मेरा हिसाब किताब बना है उसके हिसाब से कितनी कंट्रीब्यूशन एक्स और वाई टोटल मुझे कमा कर दे सकते हैं। तो एक्स के 5,000 यूनिट्स और वाई के 6,500 यूनिट्स बनाकर बेच सकता हूँ, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल ये कंट्रीब्यूशन आ सकती है। अलबत्ता क्योंकि मुझे प्रॉफिट पर जाना है, तो मुझे इसमें से फिक्स कॉस्ट को भी माइनस करना होगा। फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी थी, सवाल में आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट दिए हुए थे, सवाल में आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट 5.75 के दिए हुए थे, और y के 4.80 के दिए हुए थे। और ये फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट दिए हुए थे 5,000 यूनिट्स के हिसाब से, यानी कि आपने टोटल फिक्स कॉस्ट को 5,000 से डिवाइड किया होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट यानी कि ये वैल्यू आई होगी। और फिर ये वाली वैल्यू जो है ये कैसे आई होगी, आपने टोटल फिक्स कॉस्ट को 7,000 से डिवाइड किया होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट को इन यूनिट से डिवाइड किया होगा, तो ये 4.80 वाली वैल्यू आई होगी। अब मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है, तो 5.75 यानी कि पर यूनिट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ये वाले नंबर ऑफ यूनिट्स, 4.80 यानी कि ये वाली फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय ये वाले नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, 5.75 इंटू 5,000, 4.80 इंटू 7,000। यहां पर बच्चे गलती ये करते हैं कि 4.80 को 6,500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपने ये सोचना है कि ये जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाली होगी तो 6,500 से डिवाइड कर कर तो नहीं निकाली होगी। यहाँ तो मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट को 7,000 से डिवाइड किया होगा, क्योंकि इनिशियली सब कुछ 7,000 यूनिट से चल रहा था। तो टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए 5.75 इंटू 5,000, 4.80 इंटू 7,000, 5.75 इंटू 5,000 और 4.80 इंटू 7,000, ठीक है। 4.80 ही है ना, हाँ। तो अब यहां पर हम अपनी फिक्स कॉस्ट लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट होगी 5.75 इंटू 5,000 प्लस 4.80 इंटू 7,000। ये फिक्स कॉस्ट आ गई हमारे पास। जब हमने यहाँ पर अपनी फिक्स कॉस्ट भी लिख ली, जब हमने यहाँ पर अपनी फिक्स कॉस्ट भी लिख ली, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया। और वो प्रॉफिट कितना होगा, वो प्रॉफिट होगा 36,150 का, ठीक है। 36,150 आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो आ रहा है। अब बताओ भाई, क्या इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन है। नहीं। इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन है, नहीं। सही है। अच्छा, जी। उसके बाद आपके पास अगला पार्ट क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में द कंपनी हैज टू पॉसिबल ऑप्शंस टू इनेबल इट टू अचीव द बजटेड प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर 1, पे एग्जिस्टिंग स्टाफ ओवर टाइम, दिस विल बी पेड एट अ रेट ऑफ $5.75 पर लेबर आवर। वो बोल रहे हैं द कंपनी हैज टू पॉसिबल ऑप्शंस टू इनेबल इट टू अचीव द बजटेड प्रोडक्शन। अभी हम बजटेड प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पा रहे। वो कहता है कि आप ये जो बजटेड प्रोडक्शन है ये अचीव कर सकोगे अगर आप ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 को ऑप्ट कर लो। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि पे एग्जिस्टिंग स्टाफ ओवर टाइम, यानी कि अभी जो मौजूदा मेरा स्टाफ है उसको मैं ओवर टाइम पे करूँ। ओवर टाइम का मतलब ये है कि लेबर आवर शॉर्ट है ना, तो मैं उनको बोलूँगा यार आप लोग ज़्यादा काम कर लो, और एक्स्ट्रा ऑफिस आवर्स के बाद काम कर लो, नॉर्मल फैक्ट्री जब बंद होती है उसके बाद काम कर लो, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा।
दिस विल बी पेड एट अ रेट ऑफ $5.75 पर आवर। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे $5.75 पर आवर पर आवर जो है ना वो पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, बाई इन द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर एट अ कॉस्ट ऑफ $50 पर यूनिट। या मैं खुद ये चीजें नहीं बनाऊं, मेरी फैक्ट्री 100% कैपेसिटी पर है, मैं बाहर से ₹50 में ये चीजें खरीद कर और आगे बेच दूं। C1 में बोलते हैं evaluate the options available to the company to achieve the budgeted production, support your answer with calculation। अब आपको ये बताना है कि क्या हम ऑप्शन नंबर 1 के लिए जाएं या ऑप्शन नंबर 2 के लिए जाएं। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 के लिए जाते हैं, ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 के लिए जाते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 के लिए जाते हैं तो हमें ये फायदा होगा कि हम जो वाई के 5,000 यूनिट्स नहीं बनाकर 500 यूनिट्स नहीं बनाकर बेच पा रहे थे वो भी बनाकर बेच पाएंगे। देखें, हमने ये जो वर्किंग करी ना इसमें हमने ये कैलकुलेट किया कि वाई के हम 6,500 यूनिट्स मैक्सिमम बनाकर बेच सकते हैं क्योंकि उसके बाद लेबर आवर्स खत्म हो जाएंगे। हालांकि प्रोडक्शन का बजट कितना था, 7,000। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए जाता हूं, अगर मैं ऑप्शन 1 को ऑप्ट करता हूं तो मैं ये यूनिट्स भी बनाकर बेच सकूंगा। और कितने यूनिट्स ज्यादा बनाकर बेच सकूंगा, अगर ऑप्शन नंबर 1 के लिए जाता हूं तो मैं जो है ना वो कंट्रीब्यूशन एज पर एग्जिस्टिंग वैल्यूज, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए जाता हूं, मैं लेबर को बोलता हूं ओवर टाइम करो, ओवर टाइम कर कर और ये प्रोडक्शन पूरी कर दो, तो मैं वाई के जो 500 यूनिट्स नहीं बनाकर बेच पा रहा था, वाई के जो 500 यूनिट्स नहीं बनाकर बेच पा रहा था वो भी बनाकर बेच पाऊंगा। एक यूनिट मुझे कितनी कंट्रीब्यूशन देता है, वाई का एक यूनिट 9 रुपए की कंट्रीब्यूशन देता है, वाई का एक यूनिट 9 रुपए की कंट्रीब्यूशन देता है। तो अगर मैं 500 यूनिट्स मजीद बेच पाऊंगा, हर यूनिट मुझे 9 रुपए की कंट्रीब्यूशन देगा। इसका मतलब अगर ये ऑप्शन ऑप्ट करता हूं तो 500 इंटू 9 यानी कि मुझे 4,500 रुपए कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा पे भी तो करनी पड़ेगी लेबर को, एक्स्ट्रा पे भी तो करनी पड़ेगी लेबर को। 500 यूनिट्स बनवाने पड़ेंगे, हर यूनिट 6 घंटे में बनता है, और हर ये इजाफी घंटे के मुझे उसको 5.75 रुपीज के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। 500 यूनिट्स बनवाने के लिए हर यूनिट 6 घंटे के हिसाब से बनता है तो 3,000 घंटे पे, और इन 3,000 घंटे के ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से 5.75 रुपीज के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे भी तो देने पड़ेंगे। तो 500 इंटू 5.75 ये बनता है 500 इंटू 5.75। अच्छा ये क्या रेट बोला हुआ है, कितने यूनिट्स, तो 500 इंटू 9 ही है ना। हाँ, कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 9 है, 6,500 500 यूनिट्स हो गए। ठीक है। पे एग्जिस्टिंग स्टाफ ओवर टाइम, दिस विल बी पेड एट अ रेट ऑफ $5.75 पर आवर। ओहो अच्छा, अभी का रेट क्या चल रहा था, अभी का रेट चल रहा था 4.60। तो मैं इजाफी कितना पे कर रहा हूं, जब ये ओवर टाइम करेंगे, जब ये ओवर टाइम करेंगे तो 4.60 तो ऊपर वैसे ही यहाँ पर कैलकुलेशंस में 9 में माइनस हुआ हुआ है। एडिशनल मुझे जो इनको पे करने पड़ रहे हैं वो है 5.75 माइनस 4.60। तो यहां पर आ जाएगा ये आपके पास 500 इंटू 6 से आर्स आ गए, और ये 5.75 माइनस 4.60, ठीक है, 3,450। तो मुझे एक्स्ट्रा ये अर्निंग्स क्या होगी। माइनस। अच्छा ये माइनस क्यों किया, ये सवाल है आपका। जी। अच्छा देखो मुझे बताओ, जब हमने ये 9 रुपए की कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करी, 9 रुपीज की कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करी, तो इसमें हमने 4.60 लेबर का ऑलरेडी चार्ज करा हुआ था ना। सही। सही है। अब लेबर बोल रहा है कि इन यूनिट्स को बनाने के लिए हमें 5.75 पर आवर दे दो। 5.75 में से 4.60 तो यहाँ ऑलरेडी 9 की कैलकुलेशन में माइनस हुए हुए हैं। ये यहाँ पर जब मैंने 9 की कैलकुलेशन करी थी तो मैंने यहाँ पर लेबर का जो नॉर्मल अमाउंट है वो माइनस किया हुआ था। लेबर मुझसे ओवर टाइम के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं ना वो माइनस नहीं करे हुए। मैंने यहाँ पर यूनिट जो ये 9 रुपीज कैलकुलेट किया है इसमें भी तो लेबर की कॉस्ट मैंने यहाँ पर चार्ज करी हुई थी,
और ये जो लेबर की कॉस्ट मैंने यहाँ पे 27.60 चार्ज करी हुई थी, ये 4.60 के रेट के हिसाब से चार्ज करी हुई थी। तो इसमें 4.60 के रेट के हिसाब से लेबर की कॉस्ट शामिल थी, 5.75 के हिसाब से शामिल नहीं थी। अच्छा, एक और तरीका हम ये भी कर सकते थे कि हम यहाँ पर वाई की न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लें। उसमें मटेरियल यही रहता, लेबर की कॉस्ट कैसे आती, लेबर की कॉस्ट 6 इंटू 5.75 से आती, वेरिएबल ओवरहेड्स यही रहता, सेलिंग प्राइस यही रहती, और फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो भी मैं कर कर बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये एक्स्ट्रा हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारी एक्स्ट्रा अर्निंग्स क्या हो रही हैं? एक्स्ट्रा अर्निंग्स हमारी 4500 माइनस 3450 यानी कि 1050 की हो रही है। ठीक है जी, 1050 की हमें जो है एक्स्ट्रा अर्निंग्स मिल रही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 की ऑल्टरनेट वर्किंग क्या थी? ऑल्टरनेट वर्किंग ये थी कि हम सेलिंग प्राइस लिखें, उसमें से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, उसमें मटेरियल है, लेबर है और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, ये वर्किंग कर लेते हैं। अगर हम वाई की सेलिंग प्राइस की बात करें, वाई की सेलिंग प्राइस कितनी है? वाई के एक यूनिट की सेलिंग प्राइस, वाई का एक यूनिट जो है उसकी सेलिंग प्राइस 54 है। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? मटेरियल की कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं है, मटेरियल की कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं है, मटेरियल की कॉस्ट वही 10.75 होगी। हाँ, लेबर की कॉस्ट अब चेंज हो जाएगी। लेबर की कॉस्ट कैसे आएगी? 6 घंटे, लेकिन अब ये 6 घंटे 4.60 के हिसाब से नहीं बल्कि 5.75 के हिसाब से होंगे। और फिर वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट वो सेम होगी। वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट क्या है? 6.65 है। ठीक है जी। तो अगर कोई चाहे तो वो इस तरह से भी वर्किंग कर सकता है और फिर वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास जो है वो आ जाएगी 2.10। ठीक है, 2.10। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज क्यों हो गई? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसलिए चेंज हो गई क्योंकि लेबर की जो कॉस्ट है वो चेंज हो गई। अब अगर कोई इस तरह से वर्किंग करता है तो वो फिर टोटल कंट्रीब्यूशन जो आपको वाई के एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचकर मिल रही होगी वो 500 इंटू 2.10 से कैलकुलेट कर लेगा। और ये आपके पास ये भी 500 इंटू 2.10 सेम आंसर आ रहा होगा, जो कि बनता है 1050। बात समझ में आई? तो ऑप्शन 1 के लिए आप दोनों वर्किंग्स कर सकते हो। सही है। जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है, वो तो बड़ा सिंपल है। ऑप्शन 2 बोलता है बाइंग द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर एट अ कॉस्ट ऑफ $50। 50 रुपए के हिसाब से बाहर से खरीद लो। अब ऑप्शन नंबर 2 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो सेलिंग प्राइस जो है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो 54 है। और मैं जो है ना वो इस केस में बाहर से अगर खरीद लूं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होगी वो 50 दी हुई है। अब आपने खुद तो बनाना नहीं है, खुद तो बनाना नहीं है, सारी चीजें बाहर से खरीदनी है। बाहर से खरीदनी है तो 54 की बेचनी है, 50 की खरीदनी है। ना मटेरियल इनकर हो रहा है, ना लेबर इनकर हो रहा है, ना वेरिएबल ओवरहेड्स इनकर हो रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या बन जाएगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो आपकी बन जाएगी 4। और टोटल कंट्रीब्यूशन क्या बन जाएगी? टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए आप जो है वो 500 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 500 को 4 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये आ जाता है 2000। ठीक है। दूसरा वाला जो सिनेरियो है वो फेयरली सिंपल है। इसलिए सिंपल है क्योंकि उसमें आपने कुछ करना ही नहीं है, आपने बाहर से चीज खरीद कर और वो बेच देनी है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि ऑप्शन नंबर 2 शायद हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। इसलिए क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में हमारी मेहनत भी नहीं है और उसके साथ साथ हम पैसे भी ज्यादा कमा रहे हैं। इससे ये कहा था एवेल्युएट द ऑप्शंस अवेलेबल टू द कंपनी टू अचीव द बजटेड प्रोडक्शन, सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशंस। आपने ऑप्शन 1 और 2 की सारी कैलकुलेशंस कर ली। आप ये बोलोगे कि ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स बेस्ड ऑन मॉनेटरी गेन्स ऑप्शन नंबर 2 इज बेटर। However, in option number 2, we will be reliant on a supplier and the quality of items may be defective, या क्वालिटी में मसला हो सकता है। इस तरह की कुछ बातें आप लिख सकते हो। इस तरह से आपका C1 खत्म होगा। टू में रिकमेंड विच ऑप्शन द कंपनी शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर। वही बात है, पहले में आपने इवेल्युएट करना था और दूसरे में आपने उसको जस्टिफाई करना था। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अच्छा, अब इसके जो थियोरेटिकल आंसर है, इसका जो थियोरेटिकल आंसर है उसमें बहुत सारी डिस्कशंस हुई नहीं है। एक तो आपके पास ये सारी डिस्कशन है, वही ऑप्शन नंबर 1 और 2 के कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ रेलेवेंट कुछ चीज़ें हैं। 3 एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, 3 एडवांटेजेस ऑफ
डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, यानी कि बजट बनाने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। बजट का मतलब ये होता है कि आप डे वन पर एक क्वांटिफाइड प्लान बनाते हो कि फ्यूचर में या आने वाले साल में आप क्या करोगे। फायदा ये होता है कि आप फोकस्ड होते हो, सारे डिपार्टमेंट्स अलाइंड होते हैं और आपको पता होता है कि आपका टारगेट या एम्स क्या है। डिसएडवांटेज ये होता है कि आजकल की दुनिया में चीजें इतनी तेजी से चेंज हो रही हैं कि वो जो बजट आपने बनाया होता है वो ऑब्सलीट हो सकता है बहुत जल्दी। तो इसके लिए थ्योरी वाले कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप जरा एक बार रीड कर लेना, और अगर कुछ उसमें मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। यहाँ पर ये सवाल हमारा बुक खत्म में होता है। ये पूरे थ्योरी वाले पॉइंट्स हैं, या आप एक दो बार रीड कर लेना। कोई मसला है यहाँ तक? बुक में बुक में बस सी तक है, उसके आगे नहीं है। ठीक है, वो सी तक इसलिए होगा क्योंकि उसने जो है वो पार्ट डी बजट से रेलेवेंट है तो दूसरे टॉपिक में डाल दिया होगा। बहरहाल थ्योरी एक दो बार रीड कर लीजिएगा, और ये सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आपके साथ सॉल्व कर लिया।